गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने बहुपदों को जोड़ना सीखा, बहुपदों को आपने घटाना सीखा और बहुपदों को गुणा करना सीखा। तो ये सब जो है जोड़ना, घटाना और गुणा करना, ये सब एक बेसिक चीजें था जो अब आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपका जो है यूज होने वाला है। इसलिए उन चीजों को पहले पढ़ाया गया ताकि आप जब उन चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे तब ये जो है हम लोग जो है भाग को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपदों का भाग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग बहुपदों को भाग करना सीखेंगे। हम एकदम बेसिक से जाएंगे, एकदम सिंपल सा छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हुए हायर लेवल तक पहुंचेंगे। तो आप चीजों को एकदम बारीकी से समझते रहें, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कई बार हमको ये छोटा सा सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन जो है हम उसमें गलती करके आ जाते हैं। आपको बनाने आता है लेकिन माइनर से मिस्टेक के कारण आप क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो हम सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख रहे हैं डायरेक्ट जो है। एक बहुपद है 18x² प्लस 9x को 3x से भाग दीजिए। तो हम इस बहुपद को इससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम जो है भाग कैसे देते थे, अभी तक आपने जो है अचर राशि को जो है आपने भाग देना सीखा था, मतलब पूरा अचर को ही भाग देते थे आप, अचर राशि को अचर राशि से। अब क्या होगा, चर भी शामिल हो जा रहा है। तो हमने क्या बोला कि अब जो है बहुपदों को भाग देना सीखेंगे। तो जब अचर राशि को आप भाग देते थे तो जैसे लिखते थे वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि हमको इस बहुपद को इससे भाग देना है, इसलिए इसको हम लोग कहाँ पर लिख देंगे, ऊपर में, मतलब अंश जिसको आप बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 18x² धन 9x और इस पूरा को भाग देना है हमको 3x से। तो अब ये हमको भाग देना है, तो इसका भाग कैसे कर सकते हैं आप। अब जो है ये जो 3x है वो पूरा का पूरा इस पूरे बहुपद को 3x से भाग देना है, मतलब ये पूरे के हर में है। तो अब आप कैसे कर सकते हैं, कई बार स्टूडेंट यहीं पर गलती ये करते हैं कि यहाँ से एक x, यहाँ से एक x को काट देंगे, या फिर यहाँ से एक x और यहाँ से एक x को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। यहीं पर आप जो है गलती करते हैं। इसीलिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए ऊपर में जो है 2 पद है और नीचे में 1 पद है। तो ऐसे तो आप जो है भाग नहीं दे सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, चूंकि ये पूरा के भाग में है, मतलब पूरा के हर में है, या इस नंबर से इस पूरे को भाग देना है, इसलिए हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 18x² बटे 3x, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। और यहाँ पर क्या है 9x और इसके भी बटे में क्या लिख दीजिए 3x। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद कि यहाँ 3x और यहाँ 3x, 2 बार तो 3x था ही नहीं। तो मैं आपको वही बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो 3x है वो इस पूरे बहुपद के हर में है। इसका मतलब ये है कि हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। यस, अब आपके लिए यहाँ पर जो है भाग करना जो है आसान हो जाएगा। कैसे, इसको आप थोड़ा सा एक और इजी तरीके से अगर लिखना चाहें तो थोड़ा सा और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये देखिए ये एक 18 है, यहाँ पर गुणित x और गुणित x। ये जो x² है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x गुणित x बटे 3x। और यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये 9x डिवाइडेड बाई 3x। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला एक x और ये वाला एक x क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और कुछ कट रहे हैं क्या, यस काट सकते हैं। ये 3 है और 3 से हम लोग 18 को काट सकते हैं। तो 3 पंचे 15 और 3 छिक्का 18। तो ये 3 एकम 3 और 3 छिक्का क्या हो गया 18। उसी प्रकार जब इस वाले में आप आएंगे तो ये वाला x और ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और यहाँ पर 3 एकम 3 और ये 3 किया क्या हो जाएगा 9। तो अब एकदम बारीकी से लिखेंगे क्या क्या बचा है। देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3 छक्का 18। तो ऊपर में क्या बचा है 6, एक x तो कैंसल हो गया था, तो यहाँ पर एक x और बचा, तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसी प्रकार ये कैंसल, यहाँ से ये कैंसल, तो क्या बचा 3। तो इतना बस बचा 6x प्लस 3। तो ये हमारा पूरा का पूरा भाग हमने किया। एकदम इजी वे में मैंने बताने की कोशिश किया ताकि आप अच्छे से समझ सके। इसके बाद थोड़ा टफ होते जाएगा, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास फिर से एक बहुपद है 2x की घात 3 धन 12x धन 6 और इसको भाग देना है 2x से। चलिए फिर से करते हैं, ये इसको भाग देना है इससे। तो ये वाला आपका किसमें आ जाएगा, अंश में। जो ऊपर में रहता है उसको अंश बोलते हैं और जो नीचे में है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हम इसको अंश में लिख देते हैं। तो ये कैसे दिखेगा, 2x की घात 3 धन 12x धन 6।
भाग किससे करना है आपको, 2x से। तो ये पूरा में डिवाइड बाय का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2x। फिर से अब हम लोग, ये ऊपर में है 3 पद, नीचे में है 1 पद, तो किससे किसको डिवाइड करें, फिर से कंफ्यूजन हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर से अलग अलग पार्ट में क्या कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा के बट्टे में है, इसलिए हम उसको सबके बट्टे में लिख सकते हैं। चलिए, तो ये जो है 2x की घात 3 बटे 2x, ये वाला प्लस का चिन्ह, फिर 12x के बट्टे में भी इस 2x को लिख देते हैं, फिर तीसरा पद है वो भी प्लस का चिन्ह है, तो 6 बटे 2x। चलिए अब हम लोग कैंसल आउट करने का कोशिश करते हैं, है ना। फिर से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा कर ही देता हूं उसको। ये 2, यहाँ पर x की घात 3 है, इसका मतलब आप इसको 3 बार लिख सकते हैं, x गुणित x, है ना। और बटे में क्या था आपका 2x, तो ये आपका 2x हो गया। उसी प्रकार इसमें तो सेम रहेगा, ये आपका 12x और 2x धन 6 बटे 2x। चलिए अब कैंसल आउट करने का कोशिश करते हैं। यहां से 1x कैंसल हो जाएगा अंश, और यहां से 1x कैंसल हो जाएगा हर से। तो ये वाला x और ये वाला x कैंसल हो गया, कट गया। अब इसके बाद और कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, है ना। तो ये हो गया, और कुछ कटने वाला है यहाँ पर नहीं। चलिए दूसरा पद में आते हैं। फिर से वही बात, ये वाला x ये वाला x, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर देखिए 2 एकम 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 छक्का 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको एज इट इज वैसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ ऊपर में तो x है ही नहीं, तो नीचे वाला x कहीं कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको काट सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिया क्या हो गया 6, है ना। तो इसलिए अब हम लोग पूरे जमा के लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, फिर से x और x तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये x² हो गया। और कुछ बचा है क्या इस पद में, नहीं बचा है। चलिए इस वाले पद में आ जाइए, यहाँ पर क्या बचा, x तो कैंसिल आउट हो गया था, बचा वहां पर क्या है 6, और यहाँ पर अब क्या बचा है, ऊपर में आपका बचा है 3 और नीचे में क्या बचा है आपका x। अब आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स को ये आंसर इस टाइप का आता है, तो आपको लगता है कि ये गड़बड़ तो नहीं आ गया। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सारा जो है सही स्टेप फॉलो किए हैं, इसलिए ये हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आपको बनाना रहेगा, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से एक बहुपद दिया है 18x² धन 9x को 3x से भाग दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा एक चीज और है क्वेश्चन में, तो हमको क्वेश्चन को अब जो है गुणनखंड करते हुए बनाना है। अगर पेपर में आता है और अगर लिख दिया गया कि गुणनखंड करते हुए इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिए, तब आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसके पहले जो हम बना रहे थे वो सिंपल बना रहे थे, फिर भी मैंने x² वाला जो टर्म था उसको तोड़ने का कोशिश किया था, खंड करने का कोशिश किया था। तो वहां कंपलसरी नहीं था, वहां आप नॉर्मल कर सकते थे, थोड़ा शॉर्टकट। यहाँ अगर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में है कि आप इसको गुणनखंड करते हुए भाग दीजिए, तो गुणनखंड करते हुए कैसे भाग देना है। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल भाग देने की तरीके से इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे फिर, 18x² धन 9x और पूरा के बटे में आपको क्या लिखना है 3x। तो यहां तक तो पहले भी करते थे। अब हमको क्या करना है कि गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आपका जो है अचर राशि यहाँ पर क्या है 18 है और यहाँ पर क्या है 9, इन दोनों में छोटा कौन है 9। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमको ये सोचना है कि क्या इस 18 को मैं ऐसे कोई 2 संख्या के गुणा के रूप में तोड़ सकता हूं जिसमें एक संख्या 9 है। एक संख्या 9 होना ही चाहिए, ऐसे आपको तोड़ने की कोशिश करना है। तो मैं सिंपली जो है इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 9 गुणित 2, क्योंकि 9 दूनी क्या होता है 18 होता है। तो ये तो हुई अचर के बारे में, मतलब मैंने क्या देखा कि जिस बहुपद में सबसे छोटी जो अचर राशि है उस अचर राशि के रूप में तोड़ने की कोशिश करना है अचर को। उसी प्रकार चर राशि में सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर x वाला है। तो फिर ये x² को मैं क्या x के रूप में लिख सकता हूँ, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो हाँ लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, x² है तो मैं इसको x गुणित x लिख सकता हूँ, और उसके बाद प्लस में 9x, ये वाला वो तो था ही। उसके बाद डिवाइडेड बाय करेंगे और यहाँ पर एज इट इज 3x पूरे के बटे में। फिर हम लोग क्या करते हैं कि अब इसके बाद का हमारा पैटर्न कैसे रहता था, देखिए अब कुछ स्टूडेंट फिर यहाँ पर गलती करते हैं। अब वो क्या करेंगे, x से x को किसी x को काट देंगे और 3 एकम 3 3 9 बोल देंगे, यहीं पर आप मार खा जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर में फिर से देखिए 2 पद है,
यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब ऊपर में 2 पद है, तो आप इसको कैंसल आउट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तो उसको अलग अलग भाग के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे फिर, यहाँ पर 9 गुणित 2 गुणित x गुणित x, ये पूरा का पूरा पहला पद है, तो इस पूरे पहले पद को आप भाग दे दीजिए 3x से। उसी प्रकार दूसरा पद है आपका 9। अपन ये पहले ही पैटर्न पे चले गए, हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड वाला पैटर्न देख रहे हैं, इसलिए यहां पर जो है ये इस प्रकार से नहीं करेंगे, सॉरी फॉर। देखो हम क्या करेंगे अब इसके बाद कि अब हमने गुणनखंड के रूप में इसको लिख दिया है ना, इसी को गुणनखंड बोलते हैं, जो हमने बोला कि क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है या क्या उसमें वो शामिल है, इस टाइप का। तो हमने गुणनखंड कर दिया, लेकिन ये क्यों किया हमने, इसको करने से हमारा क्या फायदा होगा। देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब ये एक पद है और ये दूसरा पद है। अब मेरे को उभयनिष्ठ लेना है, कॉमन लेना है। अब ये पहला पद और ये दूसरा पद में मेरे को उभयनिष्ठ लेना है कि कौन सा ऐसा पद है या कौन ऐसा है जो दोनों पद में हो, तो मैं उसको पूरा का पूरा बाहर ले लूंगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहां तक ये पूरा पहला पद है, तो इस पहला पद में भी 9 है और ये दूसरा पद में भी 9 है, इसका मतलब मैं 9 को उभयनिष्ठ ले सकता हूं। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं और क्या उभयनिष्ठ है। तो देखिए दूसरा पद में x है और पहला पद में भी x है, तो यहां से मैं एक x को बाहर निकाल रहा हूं, तो इधर से भी एक x क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये मैंने x को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, ये क्या हो गया 9x। अब देखिए, तो जब मैंने उभयनिष्ठ निकाला तो अंदर क्या क्या बचा, मतलब बाकी जो चीज है उसको भी लिखना पड़ेगा अभी, तो हम यहाँ पर लगा देंगे एक ब्रैकेट। अब देखिए ये 9 तो बाहर हो गया था, तो बचा क्या 2, एक x तो बाहर हो गया है, तो बचा क्या है x। उसी प्रकार यहाँ पर आइए, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगाइए। ये 9 तो बाहर हो गया, तो क्या बचा है 1, जिसको नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा। x भी क्या हो गया है बाहर, तो फिर क्या बचा 1, तो कुल मिला के यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 1, और इस पूरा के डिवाइड बाय में क्या है आपका 3x। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला x से ये वाला x को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्यों काट सकते हैं, क्योंकि अब ऊपर वाला पूरा का पूरा एक पद में आ गया। देखिए इसके और इसके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो अब गुणा के चिन्ह में आ गया ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर भाग दे सकते हैं, क्योंकि वो एक ही पद है ऊपर में और नीचे में भी एक पद है, इसलिए ये कैंसल आउट हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता है। ओके, तो x और x क्या हो गया, कैंसल हो गया। फिर से ये वाला 3 एकम 3 और ये 3 तिया क्या हो गया 9। अब जो जो बचा उसको लास्ट में लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा है 3 और क्या बचा है 2x धन 1। तो और इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या, आप इसको 3 को अंदर गुना मत करिए, जबरदस्ती आपको क्वेश्चन और आगे बढ़ जाएगा, तो आप इसी को आंसर के रूप में छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फिर से 3 को आप जो है अंदर गुना कर सकते हैं। बहुपदों का गुणा वाला आपको सिखाया गया है, तो हम इसी को आंसर ले सकते हैं। इसको आप गुणा कर ही दीजिए, तो ये बहुत इजी है, एक स्टेप बस आपको और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने गुणा करना कैसे सिखाया था, 3 का गुना इस पहले पद के साथ भी होगा और इस 3 का गुना इस दूसरे पद के साथ भी होगा। तो हम करते हैं फिर, यहाँ पर 3 और ये 2, तो 3 दूनी कितना हो गया आपका 6, इसके पास तो x था नहीं, तो ये x का x से ही रहने वाला है, तो ये 3 दूनी 6x और इस 3 का गुना फिर दूसरे पद के साथ। यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, प्लस का, इसके बाद चिन्ह कौन, प्लस का चिन्ह, उसके बाद कौन बचा 1, तो 3 एकम 3। तो ये एक स्टेप आपने और क्या किया और आगे लिख सकते हैं, तो आप इसको फाइनल आंसर मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फिर से आपके पास एक बहुपद है, 4x की घात 4 धन 12x की घात 3 धन 8x की घात 2 को 4x की घात 2 से भाग दीजिए, और आगे क्वेश्चन में क्या है, गुणनखंड करते हुए। ये नया चीज है, यहाँ पर फिर से पिछले क्वेश्चन में देखे थे गुणनखंड करते हुए, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग भाग तो देंगे, लेकिन कैसे, गुणनखंड करते हुए। तो स्टार्टिंग का पैटर्न तो हमारा सेम रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एज इट इज आप लिख दीजिए, अंश का अंश में और हर का हर, मतलब ये वाला इसको भाग देना है तो ये ऊपर रहेगा अंश में, और इससे भाग देना है तो वो नीचे हर में रहेगा। चलिए तो लिख देते हैं पहले, तो 4x की घात 4 धन 12x की घात 3 धन 8x की घात 2, और इस पूरा को हमको भाग देना है सिर्फ एक पद से, और वो क्या है, ये 4x की घात 2 से। अब चूंकि ये वाला जो है हमारा क्वेश्चन गुणनखंड करते हुए आपको क्या करना है, भाग देना है, इसलिए फिर से हमारा लॉजिक क्या होगा, अचर राशि यहाँ पर क्या क्या है, 4, 12 और 8। सबसे छोटा कौन 4,
तो ये 4 को तो 4 ही रहने देना है, लेकिन इस 12 को हमको ऐसे लिखना है कि उसमें 4 भी आ जाए, है ना। और इस 8 को भी कैसे लिखना है कि उसमें भी 4 आ जाए, है ना। उस प्रकार से हमको प्रदर्शित करना है। और चर राशि में जो है आपका सबसे छोटा कौन, एक्स स्क्वायर वाला। तो ये जो x की घात 4 है उसको भी आपको ऐसे लिखना है कि एक्स स्क्वायर उसमें आना चाहिए। x की घात 3 को भी आपको ऐसे लिखना है कि उसमें भी x की घात 2 क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो चलिए, तो ये 4 तो आपका एज इट इज है। यहाँ पर x की घात 4 को हम लोग को एक्स स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों के दोनों समान है चूंकि x ही है और उसके घात में है, तो घातांक के नियम से हम क्या बोले थे कि घात जुड़ जाते हैं। तो 2 और 2 फिर से क्या हो जाएगा, 4। तो मतलब इसको हमने इस रूप में लिख दिया, x की घात 4 को एक्स स्क्वायर गुणित एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्लस का चिन्ह। अब 12 को भी हमको 4 के रूप में लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणित 3 लिख सकते हैं, 4 तिया 12। तो आप लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 3। देखिए ये 4 आ गया, इसमें 4 है, इसमें 4 हमने ला दिया, तो ये 4 तिया 12। अब x की घात 3 वाला है, उसको एक्स स्क्वायर भी आना चाहिए, बोल रहे उसको एक्स स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो आप सबसे पहले लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। अब कितना बचा, 3 था घात, तो ये 2 मैंने यूज कर लिया, एक बार एक और कर दीजिए, ये हो गया। तीसरा पद, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, 8 है, अब फिर से उसमें क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणित 2, क्योंकि 4 गुणित क्या होता है आपका 8 हो जाता है, और एक्स स्क्वायर तो वही रहने वाला है, यहाँ पर चर राशि को चेंज नहीं करना है। तो गुणित एक्स स्क्वायर पूरा के हर में, आप भाग किससे दे रहे हो, पूरा को 4 एक्स स्क्वायर इस रूप में। अब आपको क्या करना है, फिर से वही आपको देखिए, यहाँ पर 3 पद है अंश में, कैसे कैसे 3 पद हो गए, ये देखिए ये सब तो गुना में है, तो ये पूरा का पूरा एक पद, यहां पर प्लस का चिन्ह है, उसके बाद ये पूरा का पूरा आपका दूसरा पद, ये प्लस का चिन्ह, और उसके बाद जो बचा वो क्या है, तीसरा पद। तो अब जब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे अंश से, तो हमको उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो सारे पदों में हो, है ना, सारे पदों से हमको निकालना रहेगा उभयनिष्ठ, जो सब में हो उसी को ही हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं ना। तो चलिए देखते हैं, तो इस पद में 4 है ना, ये वाले पद में 4 है, इस वाले भी पद में 4 है और इस वाले भी पद में 4 है, इसलिए हमने 4 को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। उसके बाद देखिए पहला पद में एक्स स्क्वायर है, दूसरा पद में भी एक्स स्क्वायर है, और तीसरा पद में भी एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और क्या बाहर निकाल सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और है, लेकिन इसके पास तो एक और एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी और एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक्स वाला टर्म है ही नहीं, चर राशि तो है ही नहीं। अगर आप बोलेंगे कि एक एक्स को और बाहर निकाल लूं करके, तो इसके पास एक्स है, बचा हुआ है, इसके पास भी बचा हुआ है, लेकिन इसके पास तीसरे वाले पद में देखिए यहाँ पर कोई भी एक्स नहीं बचा है। तो आप और इससे ज्यादा उभयनिष्ठ नहीं ले सकते, तो इतना उभयनिष्ठ हो गया। तो चलिए बचा क्या, फिर 4 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, तो ये क्या बचा, एक बार एक्स स्क्वायर बचा है। चलिए तो ये आपका एक्स स्क्वायर। दूसरा पद में आ जाते हैं, ये वाला 4 बाहर हो गया है और ये एक्स स्क्वायर बाहर हो गया है, तो बचा क्या, है ना, और प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो प्लस ये 3 बच गया, एक्स स्क्वायर बाहर हो गया था, और ये एक्स वो तो गुना में है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3x लिखना पड़ेगा। चलिए तीसरा पद में आते हैं, फिर से तीसरा पद में जब हम लोग आएंगे, तो 4 तो क्या हो गया है, बाहर, एक्स स्क्वायर क्या हो गया है, बाहर, तो बचा क्या, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, और इस पूरा को हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, 4x स्क्वायर। तो अब हम लोग को भाग देना है। फिर से देखिए ऊपर में ये और ये पूरा गुणा के रूप में आ गया, इसका मतलब ये है कि ये ऊपर में एक पद है और नीचे में भी एक पद है। तो अब हम यहाँ पर भाग दे सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनली क्या बचा, जो ब्रैकेट में है, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इतना बचा। इसके बाद आप और फिर से कुछ नहीं कर सकते। तो यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। और ये था हमारा गुणनखंड करके हमको क्या करना था, भाग देना था, जिसमें एकदम सिंपल सही क्वेश्चन आप देख रहे थे कि नीचे में जो हम जो भाग जिससे दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं वो एक पद का बहुपद है, और जिसको भाग दे रहे हैं
वो एक पद का भी हो सकता है, 2 पद का भी हो सकता है और 3 पद का, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं वो अभी तक एक ही पद है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, है ना। 5वां क्वेश्चन है हमारे लेक्चर के हिसाब से। अभी 5वां क्वेश्चन क्या है, अभी तक आपने क्या है भाग करना सीखा, बहुपदों को भाग देना सीखा है, जिसमें आपने एक नॉर्मल भाग देना सीखा, फिर उसके बाद गुणनखंड करके भाग देना सीखा। तो वो भाग देने वाला ही क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, थ्योरी के रूप में जो है दे दिया गया है। मतलब आप इसको जो हम लोग थोड़ा देर पहले हैं उसी का अनुप्रयोग समझ सकते हैं कि वो जो आपने पढ़ा अब उसको कैसे यहाँ पर आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, या उसके सहायता से इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान दीजिए, एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए आपको क्वेश्चन में पहले समझना पड़ता है, ध्यान से पढ़ के कि क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालने क्या बोला गया है। तो देखिए, एक बस 5 घंटे में, 5 घंटा मतलब क्या हुआ, समय, तो आपको समय दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, y किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब आपको दूरी दे दी गई है कि कितना दूरी बस के द्वारा तय की जाती है। तो फिर ज्ञात क्या करना है, ये देखिए, चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको चाल ज्ञात करना है, आपको समय और दूरी दे दिया गया है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, चलिए। तो यहां पर लिख दीजिए हल, या फिर क्या सॉल्यूशन करके आप लिख सकते हैं हल। तो जब भी थ्योरी वाला क्वेश्चन आए आपको जो जो चीज दिया गया उसको पहले लिखें, डायरेक्ट ना बनाएं। ये एक लाइन में मैं इस क्वेश्चन को बना सकता हूं, बट ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा अच्छे से बनाना है ताकि चेक करने वाले को भी अच्छा लगे और दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए, तभी तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं बस द्वारा तय की गई दूरी। तो बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर, अब बस द्वारा तय की गई दूरी कितना है y, और किलोमीटर को लिखना ना भूलें। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, y बस को लिख देंगे, किलोमीटर को भूल जाते हैं। अरे भैया ये मेन है, इसको भूल नहीं सकते आप, इसको भूल गए तो आपका नंबर भी थोड़ा बहुत भुला जाएगा, है ना। तो इसलिए ये आपको लिखना पड़ेगा y किलोमीटर। ये अब ये क्या है, बस द्वारा तय की गई दूरी। लगा समय भी लिख दीजिए, लगा समय इन द सेंस कि इस y किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय आपको दिया है ना। तो समय कितना दिया गया है, 5। अब यहाँ पर सिर्फ 5 बस नहीं लिखेंगे, इसके साथ भी क्या लिखना पड़ेगा, उसको मात्रक लिखना पड़ेगा 5 घंटे। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, चाल। किसकी चाल, बस की चाल, कि वो किस स्पीड से चल रही है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चाल बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना। अब चूंकि देखिए दूरी दिया गया है, समय दिया गया है, चाल आपको ज्ञात करना है। अब चाल निकालेंगे कैसे, तो क्या इन दोनों में ऐसा कोई संबंध है, या इन तीनों में ऐसा कोई संबंध है कि इन दोनों का मान रख देने से इसका मान निकल जाएगा। यस है, और नहीं पता था तो अभी से याद कर लीजिए इसको, है ना। क्या संबंध है वो, चूंकि करके लिख दीजिए, या फिर हम जानते हैं कि। तो दोनों में से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, चूंकि करके लिख सकते हैं, या फिर हम जानते हैं कि। क्या जानते हैं आप, ये जानते हैं कि चाल बराबर जो है वो क्या होता है, दूरी बटे समय। ये आपका एक संबंध होता है इन तीनों में, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो दूरी और समय दोनों का मान आपके पास है, दोनों ये देखो, ये दोनों मान को उठा के आप क्या करिए, यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए कैसे रखेंगे, दूरी कितना है y, समय कितना है 5, बट अब इन दोनों के मात्रक को भी तो लिखना पड़ेगा ना। अब यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, फिर से ये क्या हो जाएगा गलत। चाल का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, या फिर उस हिसाब से जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, चेंज होगा। तो ये कैसे होगा, y का मात्रक क्या है, किलोमीटर। अब ये बटे का चिन्ह आ गया, इसका मतलब क्या, प्रति, और 5 घंटा, तो यहाँ पर घंटा जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो बस है जो 5 घंटे में y किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, उसको जो है उसका चाल क्या है, y बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो यही इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से थ्योरी वाला है। देखिए क्या बोलते हैं, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15 मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। तो आपके पास एक आयत के बारे में बात किया जा रहा है और आयत का देखिए क्षेत्रफल दे दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल आपको क्या है क्वेश्चन में दे दिया गया है और क्या दे दिया गया है, चौड़ाई दे दिया गया है। तो ज्ञात क्या करने बोल रहा है, लंबाई क्या होगी। तो अब हम फिर से देखिए, फिर से ये क्वेश्चन कैसा टाइप का है, आपने जो शुरू में जो भाग देना सीखा था उसी का ये क्या है अनुप्रयोग बोल सकते हैं, थ्योरी के रूप में बस दे दिया है क्वेश्चन। बाकी इस टाइप से क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये आपसे आसानी से बन भी जाएगा। तो देखते हैं लेकिन इसका बनाने का तरीका क्या होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा थ्योरी इसमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए हल करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हल यस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में शायद में दिया है करके नहीं लिखा होगा, तो देख लीजिएगा क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर दिया है। अब जो जो दिया है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल, तो लिख दीजिए आयत का क्षेत्रफल। चलिए कितना दिया है, 45x² धन 30x। अच्छा, इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग और मीटर। वर्ग मीटर आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए और क्या दिया है, आपका चौड़ाई दिया है ना, किसका, आयत का ही चौड़ाई होगा ना भाई। तो चौड़ाई दे दिया गया है, चौड़ाई कितना है आपका 15 और इसके साथ क्या मीटर है ना। याद क्या करना है आपको, लंबाई। तो आपको याद करना है लंबाई। तो लंबाई में आप क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। फिर से वही सोचना है, क्षेत्रफल, चौड़ाई और लंबाई, इन तीनों में ऐसा कुछ संबंध है जिसमें हम किसी दो के मान को रख दे तो तीसरा मान निकल सकता है। ये आपको फिर से सोचना पड़ेगा, है ना। तो फिर से हम क्या करते हैं, हम फिर से एक जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या, देखिए आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात किया जा रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए क्षेत्रफल भी आ गया, लंबाई भी आ गया और चौड़ाई भी आ गया। तो उस फॉर्मूले से हम लोग जो जो दिया उसके मान को रख देंगे, जो नहीं दिया उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। तो यहां पर फिर से चूंकि क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। इसको चूंकि करके लिखेंगे क्योंकि हम अपने से ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब जो जो मान दिया वो रख दीजिए। तो क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया उसको रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 45x² धन 30x। उसके बाद लंबाई का मान है क्या हमारे पास, नहीं, उसी को तो निकालना है। तो लंबाई की जगह आप क्या रहने दीजिए, लंबाई ही रहने दीजिए। तो ये आपका लंबाई। चौड़ाई फिर से आपको क्या किया गया है, दे दिया गया है, कितना 15। ये हो गया आपका 15, है ना। अब मान किसका निकालना है, लंबाई का। तो लंबाई का अगर मेरे को मान निकालना है तो उसके साथ तो कुछ चीज गुणा में है, उसको मेरे को हटाना पड़ेगा। अब ये 15 जो है लंबाई के साथ गुणा में है, इसका मतलब क्या है, ये गुणा में है और इसको इधर पक्षांतर करता हूं तो वो जो गुणा में रहता है वो किस में आ जाता है, भाग में। तो इसलिए वो क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो जैसे कि अब ये कैसे होगा, 45x² धन 30x तो था ही। अब अगर वो बटे में आ रहा है तो इस पूरे के बटे में आएगा ना, तो ये जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15। तो इधर क्या बचा आपका, लंबाई, है ना। तो ये लंबाई का मान इतना है, तो क्या ऐसे छोड़ सकते हैं क्या, नहीं। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इस तरफ, थोड़ा सा शॉर्ट में आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए उसको, है ना। तो मैं यहां पर ये लंबाई बराबर कैसे दिया है, फिर से मैं उसी चीज को लिख रहा हूं, आप वहीं से भी कैंसिल आउट कर सकते थे। 45x²। अब देखिए
यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो 15 अगर दोनों के बटे में, इसका मतलब क्या है कि मैं इसको इसके बटे में भी लिख सकता हूँ और इसके बटे में भी, और ऐसा लिखना ही पड़ेगा। आप यहीं पर कैंसल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर दो पद है। देखिए प्लस का चिन्ह आ गया, ऊपर दो पद है, नीचे में एक पद है, इसलिए आप इसको कैंसल नहीं कर सकते। तो 45x² और इसके भी बटे में क्या लिखना पड़ेगा 15। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस का चिन्ह ये वाला, और फिर से ये क्या हो गया 30x, और इसके भी बटे में क्या लेना पड़ेगा 15। अब आप यहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, है ना। तो देखिए 15 एकम 15 और 15 तिया क्या हो गया आपका 45, 3 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार देखिए 15 एकम 15 और 15 दूनी क्या हो गया 30, 2 बार में क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। तो क्या क्या बचा हमारे पास, तो लंबाई बराबर हमारे पास क्या बचा है, देखिए ये 15 कम 15 15 की 45, तो यहाँ पर क्या बचा है 3, ये x² तो कैंसल आउट नहीं हुआ था, तो ये 3x² हो गया। और इधर क्या बचा, यहाँ पर देखिए ये वाला आपका 2 बचा है और यहाँ पर क्या बचा है x। नीचे में तो 15 जो है ओवरऑल क्या हो गया था कैंसल आउट हो गया था, तो ये लंबाई का मान है। तो क्या यही आंसर होगा, क्या यही आंसर होना चाहिए, नो। यहाँ तक अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपका आधा नंबर कट सकता है। ये जो है लंबाई है, तो लंबाई का भी तो कुछ मात्रक होगा ना। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग मीटर करके दिखा रहा है, चौड़ाई दिया है तो मीटर करके दिखा रहा है, तो लंबाई किस में होगा फिर मीटर में होगा। तो इसलिए आप इस पूरे को क्या करिए ब्रैकेट में ले लीजिए और यहाँ क्या लगा दीजिए मीटर। तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो ये जो क्षेत्र आयत है, इस आयत का जो है क्षेत्रफल इतना, चौड़ाई इतना और हमारा लंबाई कितना आएगा 3x² धन 2x मीटर। तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, 28x इकाई। ये इकाई मतलब क्या हो गया, फिर से यहाँ पर इकाई तो आ नहीं रहा था। इकाई का मतलब ये है, ये सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, कुछ भी। तो इसलिए कोई भी स्पेसिफिक यहाँ पर जो है बताया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया गया है इकाई। तो 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है। तो हमारे पास एक रेखाखंड है और जिसको 2 बराबर भागों में क्या करना है बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एक रेखाखंड है। चलिए हम लोग बना लेते हैं। उस रेखाखंड का क्या नाम दे दिया गया, पहले से दे दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, हल बनाना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड मान के चल लेते हैं। ये इस रेखाखंड का क्या नाम देना है AB, है ना। रेखाखंड AB है और इसका जो लंबाई है वो कितना है टोटल, यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल कितना है आपके पास 28x। ये आपका 28x इकाई है। ये आगे बढ़िए, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, इसमें थोड़ा सा और एडिट होगा, है ना। इसके बाद एक थ्योरी लिखना है। क्या लिखना है, AB एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई 28x इकाई है। माना रेखाखंड AB पर एक बिंदु C है, माना रेखाखंड AB पर एक बिंदु C है जो इसे बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हमने क्या किया, इस रेखाखंड AB में एक बिंदु क्या मान लिया, C मान लिया। मतलब यहीं पर, यहां से ही 2 बराबर भागों में ये क्या कर रहा है, बट रहा है। तो इधर वाला भाग कितना है और इधर वाला भाग कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद थ्योरी लिखना है। मैं यहाँ पर लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जगह का यहाँ पर कंजेस्टेड है, तो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनिए और उसको लिखना है आपको अच्छे से, तब आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं, AB एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई 28x इकाई है। माना रेखाखंड AB पर एक बिंदु C है जो रेखाखंड AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो C एक ऐसा पॉइंट है जो इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अभी हमने क्या बोला है कि C जो है इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका मतलब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहां से यहां तक, अतः वो जो थ्योरी लिखेंगे उसके बाद, अतः AB नो यहां से यहां तक AC, उसी प्रकार यहां से यहां तक आ जाइए BC। क्या लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि C को तो हमने बोल दिया ना कि C एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को बराबर भागों में बांटती है। तो यहां से यहां तक
और यहां से यहां तक, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, तो AC बराबर क्या हो गया, BC। चलिए, लेकिन हमको क्या करना है, ये नहीं करना था, हमको तो प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करना है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि ये जो AB है, ये AB को मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, AC प्लस BC। ये पूरा AB का लंबाई किसके किसके बराबर है, इतना प्लस इतना। तो मैं ऐसा इसको लिख सकता हूं। और जस्ट ऊपर में हमने जो है क्या स्पेसिफाइड किया है कि ये AC और AB आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये है कि मैं दोनों में से किसी एक के जगह कोई भी चीज को लिख सकता हूं। मतलब यहां AC है तो इस BC के जगह में मैं AC लिख सकता हूं, क्योंकि वो बराबर है। या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा चाहे कि ये जो BC है उसके जगह AC लिखे, वो चाह रहा है। कोई चाहता है कि इस AC के जगह में वो क्या लिख दे, BC। तो दोनों सत्य है क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को क्या मान के चल लेते हैं, AC। तो ये वाला तो AC है ही, और ये जो BC है वो इस समीकरण के हिसाब से किसके बराबर है, AC के। तो यहां पर हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते, AC लिख सकते हैं। तो ये देखिए, तो AB का मान कितना आया, AC प्लस AC। फिर से और आगे सॉल्व करिए, तो ये जो AB का मान है AC प्लस AC, फिर से आपको पहले जब मैं योग वाला सिखा रहा था तब जोड़ना सिखाया थे। आप मान के चल लीजिए कि ये पूरा एक मैगी है और ये भी पूरा एक मैगी पैकेट है। तो कितना पैकेट हो गया, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या एक, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या एक। तो एक और एक क्या हो गया, दो, क्या मैगी पैकेट ना। तो वहां पर किसको मैगी पैकेट मानेगा, AC को। तो AB का मान किसके बराबर आ गया, 2AC। तो मेरे को प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये जो AC है वो इसी का पहला भाग है, तो मैं निकाल लेता हूं फिर। यस, तो यहां से अगर मैं AC का मान निकालना चाहूं तो AB, और ये दो इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये क्या हो जाएगा, AC। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसी चीज को। तो अब मैं इस AC को ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, AC। अब देखिए, AB का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 28x। तो ये क्या हो गया आपका, 28x हो गया। भाग किससे दे रहे हैं आप, 2 से। तो ये देखिए, ये 2 एकम 2, और ये क्या हो गया, 14 दूनी 28। मतलब 2 से 14 बार में क्या हो गया, 28 कट गया। तो इस AC का मान कितना आया, 14, और यहाँ पर क्या है, x। इसका मात्रक क्या है, देखिए इकाई करके दिया हुआ है, तो इसके साथ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, इकाई, है ना। तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे, इकाई। तो AC का मान मतलब इतना वाले भाग का मान क्या आ गया है, AC, और वो बोला है प्रत्येक भाग का। तो ये अगर 14x इकाई है तो AC जो है किसके बराबर है, BC। फिर से आप लिख दीजिए, चूंकि AC बराबर है BC के, तो इसलिए BC का मान भी कितना होगा, 14x इकाई। तो आप देख रहे हैं कि आपने बहुपदों को भाग देना सीखा, और इस प्रकार से आपने उसके अनुप्रयोग को देखा। आप थ्योरी के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में बहुपदों को भाग ही दे रहे हैं। तो ये देखिए, और लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः रेखाखंड AB के प्रत्येक भाग की लंबाई 14x इकाई होगी। तो आशा करता हूं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं थ्योरी आपको बोला वो थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको वो अच्छे से नंबर दिला सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।